जय हिंद दोस्तों। आज है हिमाचल प्रदेश के 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज़ का पार्ट थर्ड। हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और आज हम करेंगे जो पार्ट 3 है उसको करेंगे। तो चलते हैं आज के जो प्रश्न है उनके ऊपर। तो आज के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है किस ग्रंथ में किन्नर देश का वर्णन किया गया है। तो ये जो किन्नर देश था, पुराने समय में ये बुशहर का पार्ट हुआ करता था और वर्तमान में ये किन्नौर में देखने को मिलता है, क्योंकि पहले किन्नौर पूरा का पूरा ये बुशहर में आता था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो किन्नर देश है वर्तमान में कहाँ है और पुराने समय में जब राजशाही व्यवस्था थी उस वक़्त ये कहाँ पर हुआ करता था। नेक्स्ट वन, आपको क्या इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि रामायण और पुराण जो है इसमें क्या किया गया हुआ है, इसके बारे में आपको वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है सरहान का पुराना नाम क्या था। तो सरहान जो था, मैंने आपको कल का जो लेक्चर था उसमें भी बताया था कि सरहान का जो वर्णन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैंने बताया था महाभारत जो है उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। और जो आपका सरहान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी बुशहर जो रियासत हुआ करती थी उसमें था। और यहाँ पर मैंने एक और बात भी बताई थी, जो भीमा काली टेम्पल था वो भी यहाँ पर देखने को मिलता था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, शोणितपुर था। एक चीज़ और बताई थी कि ये जो था सतलुज नदी के आस पड़ोस में स्थित था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, हिमाचल की किस रियासत को सबसे पुरानी रियासत माना जाता है। तो दोस्तों ये बुशहर रियासत है जो सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। और यहाँ की जो कुल की देवती थी, मतलब देवकुल, या जिसको हम देवकुल की देवी बोलते हैं, वो भीमा काली थी। और ये भीमा काली टेम्पल जो है ये सरहान से में ही स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो ये सरहान या जिसको शोणितपुर कहा करते थे, वहाँ पर ये आपको टेम्पल देखने को मिलता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है कामरू किला किस घाटी में स्थित है। तो ये जो कामरू किला है ये किस घाटी में स्थित है ये बताना है आपने। तो पहला तो आपको क्या याद रखना है कि ये कामरू है कहाँ पर, वर्तमान में कामरू कहाँ है। तो कामरू जो है वर्तमान में ये किन्नौर में है। कहाँ पर है, किन्नौर में है। और ये पुराने समय में कहाँ हुआ करता था, तो जो पुराना समय था आपका उस वक़्त ये बुशहर का पार्ट हुआ करता था। अगर बुशहर ना आए तो शिमला का पार्ट हुआ करता था, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता था। पुराने समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब राजशाही व्यवस्था थी और किन्नौर जब जिला नहीं बना था उस वक़्त ये जो कामरू था। और कहाँ पर देखने को मिलता था, ये जो बुशहर वाला पार्ट था उस वाले रीजन में ये देखने को मिलता था। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि कामरू किला वर्तमान में किस घाटी में स्थित है। तो ये बसपा घाटी में स्थित है। कहाँ पर, बसपा घाटी। दोस्तों बसपा जो है, बसपा घाटी भी है, साथ में एक गांव भी है। और इस नदी के आस पड़ोस में एक ट्राइब देखने को मिलता है, उस ट्राइब का नाम है सांगला। क्या है, उसका नाम है सांगला। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और वर्तमान में ये जो बसपा है ये आपको किन्नौर में देखने को मिलती है। ये घाटी कहाँ पर है, किन्नौर में देखने को मिलती है। तो ये जो सारी बातें बताई आपको, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, बाणासुर ने कामरू को छोड़ने के बाद अपना निवास स्थान किस जगह को बनाया था। दोस्तों ये जो बाणासुर है, कल या परसों वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने इंडिकेशन किया था इसके बारे में। तो बाणासुर जो था
ये राक्षस प्रवृत्ति का था। ये कल के परसों वाले लेक्चर में मैंने बताया है आपको। बाणासुर जो था राक्षस प्रवृत्ति का था और साथ में ये शिव का भगत था। किसका भगत था? शिव का भगत था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना कि इन्होंने तपस्या से शिव को क्या किया था? प्रसन्न किया था। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो बुशैर रियासत थी, बुशैर रियासत में क्या होता था कि छोटे छोटे ये टुकड़ों में बटी थी और इसको गढ़ बोलते थे। यहाँ पर भी क्या ये बुशैर थी, छोटे छोटे पार्ट में बटी थी रियासत और इनको गढ़ बोलते थे। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। और इस बुशैर रियासत में ढेर सारे गढ़ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गढ़ हुआ करते थे। तो जो ये गढ़ है इसका जो उस वक़्त क्या बोलते हैं राजा, मतलब एक प्रकार का सेनापति हुआ करता था या राजा हुआ करता था, उसको बोलते थे ठाकुरैस। क्या बोलते थे उसको? ठाकुरैस। तो आई होप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठाकुरैस या स्वामी। और ये जो है ये किन्नौरी वर्ड है। क्या है ये किन्नौरी वर्ड है। वर्तमान में ये मतलब किन्नौर का वर्ड है और इसका मतलब होता है स्वामी या राजा। क्या होता है इसका मतलब? स्वामी या राजा। तो ये आपको याद रखना है। तो छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे। गढ़ का जो हेड हुआ करता था उसको ठाकुरैस या इसी को क्या बोलते हैं? स्वामी बोलते हैं। ये किन्नौरी जो हमारी भाषा है उसका वर्ड है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक साइड तो ठाकुरैस होते थे, दूसरी साइड क्या होते थे कि आपके सामंत होते थे। ठाकुरैस होते थे और दूसरी साइड क्या होते थे? सामंत। इनके बीच में भिड़ंत हुआ करती थी, आपस में बनती नहीं थी इनकी। तो ये आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर पुराने समय में बात करें तो बुशैर, और वर्तमान मतलब बुशैर की बात करेंगे। और बुशैर के साथ साथ ही अगर वर्तमान में बात करें तो ये हम किन्नौर की बात कर रहे हैं। ये किन्नौर में ऐसा हुआ करता था। तो हुआ क्या कि जो ये ठाकुरैस था या स्वामी हुआ करता था उसका सेनापति बाणासुर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बाणासुर सेनापति था। किसका? ये जो ठाकुरैस थे सेनापति, उसका क्या हुआ करता था? सेनापति हुआ करता था। और सेनापति होने के साथ साथ ही गढ़ कौन सा था? गढ़ मैंने बता दिया, छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे। तो गढ़ था कामरू। तो कामरू गढ़ का जो क्या बोलते हैं सेनापति था वो कौन था? जो आपका बाणासुर था वो था। पर बीच में जो वहाँ का राजा था उस वक़्त या जो ठाकुरैस था उसके साथ इसकी काफ़ी अच्छी सी मतलब अच्छे से बनती थी। तो बोलने का मतलब है राजा इसका काफ़ी आदर करता था। पर जो सामंत लोग थे, साथ में अन्य जो मंत्री थे, उनको ये राजा और साथ में जो ये बाणासुर थे उनकी तालमेल अच्छा नहीं लगा। तो होता क्या है कि वो उसको क्या करते हैं, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और बाद में बाणासुर क्या करते हैं, जो मतलब सेनापति का पद है उसको छोड़कर चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? मानसरोवर चले जाते हैं, थोड़े समय तीर्थ यात्रा करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद वो क्या चुनते हैं? इस जगह को मतलब जो शोणितपुर है उस जगह पर रहने का क्या करते हैं? रहने का मतलब निर्णय लेते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी। एक अन्य बात यहाँ याद रखनी है, बाणासुर का एक अन्य नाम भी था। इसको ये भी बोलते थे बावस देव। तो बावस देव जो था ये भी क्या था? बाणासुर का नाम था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो ये नेक्स्ट वन जो है वो आपका मीन्स आपके क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार बाणासुर द्वारिका के महाराज कृष्णचंद्र का समकालीन था। तो पहला क्वेश्चन तो ये है आपके लिए, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन निकालना है कि बाणासुर किसका समकालीन था? किसका समकालीन था? तो ये जो है कृष्ण का समकालीन था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बाणासुर किसका समकालीन था? कृष्ण का। ये हमें कहाँ से वर्णन मिलता है? ये महाभारत जो हमारा एपिक है
सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसमें ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट वन, ये वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो महाभारत में किया गया है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी क्यों बनाया? तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी क्यों बनाया, पहले इसका आंसर देख लो, फिर इसकी जो मीन्स थोड़ी सी डिटेल करते हैं। तो बाणासुर की एक पुत्री थी जिससे अनिरुद्ध ने क्या किया था, विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। और जो ये बाणासुर था, इसको ये जो उसका प्रपोजल था वो पसंद नहीं था, इसी कारण उसने उसको बंदी बना लिया। अब आते हैं अनिरुद्ध कौन है? तो अनिरुद्ध कौन है? जो ये अनिरुद्ध है, ये प्रद्युम्न का क्या है, बेटा है। क्या है? याद रखिए दोस्तों, जो अनिरुद्ध है ये किसका बेटा है? प्रद्युम्न का बेटा है। और प्रद्युम्न किसका बेटा है? माना जाता है ये श्री कृष्ण का वंशज है। किसका वंशज है? श्री कृष्ण का वंशज है। एक मिनट में यहाँ पर इसको रब कर लेता हूँ। तो पहले कौन है? कृष्ण, और उसके बाद कौन आता है? प्रद्युम्न, और फिर उसके बाद कौन आता है? अनिरुद्ध, और ये इसका पौत्र है, और ये इसका क्या है? बेटा है। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। तो बाणासुर क्या करता है कि जब अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि प्रद्युम्न को लेकर बाणासुर के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और माना जाता है कि ये युद्ध कहीं ना कहीं जो शोणितपुर वाला रीजन था उसी रीजन में हुआ था। और शिव क्या करते हैं? इस युद्ध में बाणासुर की साइड से बाणासुर की हेल्प करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, प्रद्युम्न का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस रियासत से जोड़ा जाता है? तो यही जो है कृष्ण वंश का प्रद्युम्न बाद में क्या बनता है? जो बुशहर रियासत है उसका संस्थापक बनता है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इसका किस रियासत से संबंध है। तो इसका जो है बुशहर जो रियासत है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत, उससे इसका संबंध जोड़ा जाता है। कामरू पुराने समय में किसकी राजधानी हुआ करता था? दोस्तों एक तो शोणितपुर थी, जिसका पुराना नाम सरहान मतलब है, वहाँ पर भीमा काली टेम्पल बना है। साथ में जो ये कामरू है, कामरू बुशहर की दूसरी पुरानी राजधानी हुआ करती थी। तो आई होप आप अच्छे से इसके बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, बुशहर की कुल देवी, तो कुल देवी का नाम क्या है? इसका जो नाम है भीमा काली है। क्या नाम है? भीमा काली है। तो नाम क्या है इसका? भीमा काली है, और ये कुल देवी है। तो बुशहर की कुल देवी अपने बखान जब मीन्स प्रवचन देती है, तो इसके संस्थापक को क्या कहती है? तो इसका संस्थापक जो होता है डोमनियान। और ये क्या है? जो हमारा ये क्या बोलते हैं, प्रद्युम्न है, इसका विकृत रूप है, मीन्स इसका बिगड़ा हुआ जो नाम है उसको डोमनियान भी बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप ये जो 10 क्वेश्चन किए आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। और कुछ ये जो मतलब आज के हैं प्रश्न, जिसको मैं एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, आज के प्लस कल के। तो आज के प्रश्न जो है कुछ इस तरह के हैं कि आजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ये बात की जा रही है किन्नौर की हिस्ट्री के बारे में, कि जो किन्नौर की हिस्ट्री थी वहाँ पर जो भी मतलब लड़कियां होती थी, वो जो अजन्म मतलब अवैवाहिक रहती थी, विवाह नहीं करती थी, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था दोस्तों जोमो। तो आपको अच्छे से याद रखना है, और ये बौद्ध धर्म में ऐसा होता है। टाशीगंग मठ किस जिले में स्थित है? तो ये टाशीगंग मठ है, ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। एक साइड ये किन्नौर का रीजन आता है, इस साइड जो ये स्पीति का रीजन है, और ठीक जो बॉर्डर है किन्नौर और स्पीति का, इस तरह आपको ये टाशीगंग मठ देखने को मिलता है। और ये ये वाला जो रीजन है नाको है, और साथ में यहाँ नीचे क्या करती है? सतलुज बहती है।
मीन्स किन्नौर वाले रीजन की तरफ यहीं साथ में आस पड़ोस में खाप देखने को मिलता है, जहाँ पर सतलुज और स्पीति का क्या होता है, संगम होता है। स्पीति ऊपर स्पीति से के रीजन से निकलती है और जो आपकी सतलुज है किन्नौर साइड से बहती हुई आगे बढ़ती है। तो इसको पार करके, सतलुज को पार करके, नाको जो झील है उसको पार करके आप कहाँ जा सकते हैं, जो ये टशी गंगमठ है उस जगह पर जा सकते हैं। अगर आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ना दिया हो तो आप स्पीति वाले रीजन को क्या, सॉरी गलत लिखा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीति वाला जो रीजन है उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जो गबदिका का संबंध किससे जोड़ा जाता है, तो गबदिका का जो संबंध है वो गद्दी से जोड़ा जाता है। गद्दी एक ट्राइब है, इन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है और जिस रीजन में ये रहते हैं उसे गदियार कहा जाता है। ये ब्रह्मौर और कांगड़ा के बीच का रीजन है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये किसके वंशज है, इतिहासकारों को इसके बारे में मतभेद है, तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं। किस ऐतिहासिक बुक में गद्दियों के लिए गबदिका शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये पाणिनि की अष्टाध्याय है। पाणिनि एक महान विद्वान हुए हैं और ये जो बुक लिखी गई है अष्टाध्याय, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आपको अच्छे से याद रखना है ये किस में लिखी गई है। ये आपकी मतलब अष्टाध्याय है जो क्या बोलते हैं, संस्कृत में लिखी गई है और इसे क्या कहा जाता है, संस्कृत की ग्रामर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत की ग्रामर भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। नागा बाबा जयगिरी जी का संबंध किस जिले से है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसे कमेंट सेक्शन में करोगे और आंसर आपको बाद में बता दिया जाएगा। आगे का जो प्रश्न है इस तरह है। आज के प्रश्न जो है, जनजाति का क्या अर्थ होता है, क्या होता है जनजाति का क्या अर्थ होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है आप लोगों को। तो परिवारों का समूह होता है और एक सामान्य नाम होता है, जैसे कि गद्दी है, जैसे कि जाड़ है, जैसे कि हमने आज जो बसपा वाला रीजन था वहाँ पर एक जनजाति रहती थी जिसे सांगला उसका नाम था, जिसके सदस्य सामान्य भाषा बोलते हैं। बिल्कुल सामान्य भाषा होती है उनकी, एक जैसी संस्कृति होती है और अपनी जाति में ही विवाह की रस्में होती है। विवाह भी अपनी जाति, अंतर जातीय विवाह होता है, बहिर्जातीय विवाह कम देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जनजाति का क्या अर्थ होता है। आगे नेक्स्ट वन आपके लिए क्वेश्चन है, नाको झील किस घाटी में स्थित है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, चागो गांव हिमाचल के किस जिले में स्थित है, दोस्तों ये किन्नौर में स्थित है और इसके बारे में कुछ एक 2-3 जो पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, साथ में बौद्ध धर्म के साथ साथ ही यहाँ पर क्या होता है, आपको खुरमानी या जिसको खुरमानी साथ में चीर, ये खुरमानी की छोटी बहन होती है और उसके साथ ही चुल्ली का तेल इस वाले रीजन में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और यहाँ ये जो रीजन है ये वेजिटेशन के लिए अच्छा माना जाता है, मीन्स वेजिटेशन यहाँ ज़्यादा होती है, वनस्पति का आपको अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्या है, कहाँ पर स्थित है। पीती खंपा हिमाचल के किस जिले में रहते हैं, तो अगर अभी तक आपने खंपा कौन होते हैं उसके बारे में नहीं जाना है तो जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है खंपा के बारे में। ये कौन है, किस धर्म को मानते हैं, ये इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये जो पीती खंपा है ये स्पीति वाले रीजन में रहते हैं। आगे है गारजा खंपा, तो जो गारजा खंपा है वो आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप जो है इसके बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है ये मैंने
किन्नौर का जो मतलब फर्स्ट वाली वीडियो जिसमें किन्नौर का प्रमुख अनाज के बारे में जब बात की थी, तो वहाँ पर मैंने बथुआ का नाम लिया था और आपको बताया था मैं आगे आपको डायग्राम की हेल्प से उसके बारे में डिटेल करूँगा। तो ये बथुआ का साग जो है इस तरह का देखने को मिलता है दोस्तों। इसकी जो है साइंटिफिक काफ़ी ढेर सारी प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहली बात, B1, B2, B3, बी जितने भी बी वाले विटामिन है वो इसमें देखने को मिलते हैं। विटामिन सी की मात्रा इसमें होती है। यहाँ पर आयरन आपको इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आयरन के साथ साथ ही जो पीरियड साइकिल होता है लेडीज़ में, उसमें दिक्कत आए तो जब इस साग को खाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आता है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है। मैग्नीशियम के साथ साथ अगर किसी पर्सन को पथरी हुई है और पथरी मतलब नॉर्मल है, इस साग को खाने से क्या होता है कि उसकी पथरी टूटकर जो यूरिन होता है उसके माध्यम से बाहर आ जाती है। तो ये क्या है, बथुआ का साग है। इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टी है। अगर आपके रीजन में ये है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। साथ में इसमें जो विटामिन सी के साथ विटामिन डी की मात्रा भी होती है। तो आपको बोलने का मतलब है ये एक जो साग है ये संतुलित आहार का रूप है। तो ये साग नहीं क्या है, ये पूरा का पूरा इसमें सारी प्रॉपर्टी होती है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें, तो फिर कम मात्रा में होता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसकी वैरायटी एरिया टू एरिया थोड़ी डिफर करती है। तो अगर अभी तक आपने ये साग नहीं खाया है तो आप इसका साग खा सकते हैं। और जो कढ़ी बनती है उसमें भी इसके पत्ते डाले जाते हैं और बथुए की कढ़ी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपने नहीं खाई है तो आपके मुंह में पानी भर आएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है। यह जो क्या बोलते हैं किन्नौर का रीजन है, किन्नौर के साथ ही जो रामपुर का रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। और जो बरमौर और साथ में अपर चुरा और लोअर चुरा है उस रीजन में भी ये जो बथुए का साग है वो भी देखने को मिलता है। मीन्स जो ठंडे इलाके हैं उस वाले रीजन में ये आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक और कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आई डिसलाइक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में रीजन बताना कि आपने डिसलाइक क्यों की। शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।